गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, मैं भूपेंद्र कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैनंगली। विद्यार्थी आपका स्वागत है जीव विज्ञान क्लास में। हमने आपको पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मानव जनन चैप्टर के बारे में। मानव जनन में हमने जो आपको पढ़ाया था वो केवल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव के अंदर किस प्रकार का जनन होता है, केवल उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज जो हमें पढ़ना है वह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विद्यार्थी हमें पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि जो मानव जनन चैप्टर है उसमें पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। ठीक है, तो नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी जो नर जनन तंत्र होता है उसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? दो भागों में। पहला जो उसका भाग है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा जो भाग है हमारा वो है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। तो नर जनन तंत्र को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो मुख्यतः भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है विद्यार्थी, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो हमारा दूसरा भाग है वो है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहां तक की बात हमारी क्लियर। तो विद्यार्थी जो हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है इसमें कौन सा अंग आता है, यानी कि नर का कौन सा अंग इसके अंदर आता है प्राथमिक के? तो प्राथमिक जो अंग है उसके अंदर जो अंग आता है वो है वृषण। ठीक है, यानी कि जो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उसे वृषण बोलते हैं और इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं इसे। टेस्टिस। ठीक है विद्यार्थी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस, वृषण। ठीक, तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसके अंदर वृषण आता है। ठीक है, और जो हमारा द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग थे, नंबर 2 द्वितीयक लैंगिक अंग। लैंगिक द्वितीय अंग जो है इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। लैंगिक द्वितीय अंग को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दोनों भाग जो हैं वो ये हैं, नंबर 1 सहायक अंग या सहायक नलिका। ठीक है, जो द्वितीय लैंगिक अंग है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। तो उसका पहला भाग है वो है सहायक अंग या सहायक नलिका, और दूसरा भाग है इसका सहायक ग्रंथि। क्लियर? ठीक है विद्यार्थी, जो द्वितीय लैंगिक अंग है हमारे उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है सहायक अंग या सहायक नलिका, इसे हम कह सकते हैं एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी डक्ट। ठीक,
सहायक ग्रंथियां इसे हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, यानी कि सहायक ग्रंथियां। तो विद्यार्थी एक बार दोबारा देखेंगे कि नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा भाग है सहायक लैंगिक अंग या द्वितीय लैंगिक अंग। ठीक, प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर टेस्टिस आता है जिसे वृषण कहते हैं, और द्वितीय लैंगिक अंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सहायक अंग या सहायक नलिका, दूसरा है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब हमें ये करना है सहायक अंग में कौन कौन से भाग आते हैं इसके बारे में हमें देखना है। विद्यार्थी जो हमने भी बताया था कि जो लैंगिक अंग है द्वितीय लैंगिक अंग, तो द्वितीय लैंगिक अंग को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो सहायक अंग या सहायक नलिका। तो सहायक अंग या सहायक नलिका के बारे में हमें स्टडी जो करनी है, तो हम बताते हैं कि सहायक अंग या सहायक नलिका इसे हम कहते हैं एक्सेसरीज ऑर्गन या एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, ये कौन कौन सी होती है ये हमें देखना है। पहला जो होता है वो होता है शुक्रवाहिकाएं। क्या होती है? शुक्रवाहिका। ये एक प्रकार की नली होती है। क्या होती है? नली, ट्यूब्स, एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? वासा इफ्रेंसिया। दूसरा है अधिवृषण, यानी कि शुक्रवाहिका के बाद जो नली आती है उसे बोलते हैं अधिवृषण, और अधिवृषण को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। तीसरी जो नलिका है यानी कि अधिवृषण ग्रंथि के बाद अधिवृषण जो ट्यूब है हमारी नली, उसके बाद जो नली आती है वो है शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। उसके बाद जो हमारी शुक्रवाहिनी है वो खुलती है मूत्र मार्ग में जाकर। ठीक है, किसमें? मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग को कहते हैं यूरिथ्रा। ठीक, मूत्र मार्ग जो खुलता है वो सीसन में खुलता है, और सीसन को पेनिस बोलते हैं। तो विद्यार्थी जो हमारे द्वितीय लैंगिक अंग थे उसके जो सहायक अंग थे यानी कि सहायक अंग या सहायक नलिका, उन्हें मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है शुक्रवाहिकाएं, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है शुक्रवाहिनी, चौथा है मूत्र मार्ग, और पांचवा है पेनिस। ठीक, अब हमें पढ़ना है सहायक ग्रंथि के बारे में, यानी कि सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। विद्यार्थी जो सहायक जनन ग्रंथि एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, यानी कि जो नर जनन तंत्र है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो सहायक ग्रंथि है वो है नंबर 1 शुक्राशय। ठीक है, पहली जो ग्रंथि होती है वो शुक्राशय होती है, और शुक्राशय को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और तीसरी जो ग्रंथि है वो है वल्वो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि। वल्वो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर विद्यार्थी 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। पहली है हमारी शुक्राशय, दूसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी है काउपर ग्रंथि या वल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग बताए हैं। अब जो हमने भाग बताए थे, यानी कि नर जनन तंत्र का सबसे पहला भाग बताया था प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन सा बताया था? प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर वृषण हमने बताया था आपको टेस्टिस। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि टेस्टिस क्या है, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से कार्य करता है। विद्यार्थी जो वृषण होते हैं, नर के अंदर जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। किसके अंदर? वृषण कोश। और वृषण कोश को हम बोलते हैं टेस्टिस चैम्बर। टेस्टिस चैम्बर, जो टेस्टिस चैम्बर होता है वृषण कोश, उसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। और जो मनुष्य होता है नर के अंदर वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है। कितने वृषण होते हैं? 1 जोड़ी। ठीक है, 1 जोड़ी वृषण होते हैं, और जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। वृषण कोश नर के उदर गुहा यानी कि पेट से नीचे, यानी कि पेट के बाहर, उदर गुहा पेट से नीचे, यानी कि पेट से नीचे वृषण कोश स्थित होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्टिस नर के शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, यानी कि उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं।
ठीक है। तो विद्यार्थी इसका कारण बहुत बड़ा है। कहते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं ठीक है, वो वृषण कोश के अंदर होते हैं, यानी कि टेस्टिस चैम्बर के अंदर होते हैं। तो टेस्टिस चैम्बर का जो तापमान होता है विद्यार्थी, वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। ठीक है, 2 से 3 डिग्री कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर युग्मक का निर्माण होता है। किसका? युग्मक का, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु निर्माण होने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस तभी संभव हो सकती है जब शरीर के तापमान से टेस्टिस का तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो। माने कि शरीर का तापमान 37 डिग्री है, शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो जो टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर, ठीक है, 37 डिग्री से 2 से 3 डिग्री कम मिलेगा। ठीक है, यानी कि 37 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 34 डिग्री। ठीक है, और ये तापमान इसलिए कम होता है क्योंकि अच्छे से शुक्राणु यानी कि युग्मक का निर्माण हो सके। विद्यार्थी, जो टेस्टिस होते हैं उनका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि 2 इनकी संख्या होती है, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनका टेस्टिस चैम्बर के अंदर, वृषण कोश के अंदर, एक टेस्टिस ये है और एक टेस्टिस ये है, यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस नर के अंदर पाए जाते हैं जो टेस्टिस चैम्बर यानी कि वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये तो हमने वृषण के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें पढ़ना है वृषण की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। तो ये हमारे 2 हैं, एक जोड़ी। तो विद्यार्थी किसी एक टेस्टिस की इंटरनल संरचना आपको बना करके दिखाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, ये एक वृषण यानी कि एक टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि आंतरिक संरचना है। मैं बता देता हूँ, जो वृषण होते हैं नर के, वो इस प्रकार की इंटरनल उसकी संरचना होती है। वृषण के अंदर ये हम देख रहे हैं इस प्रकार की संरचना में दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं वृषण पिंड। ठीक है, वृषण पिंडक इन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पिंडक। तो विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नर के वृषण में कितने पिंडक पाए जाते हैं? नर के एक वृषण में कितने पिंडक पाए जाते हैं? तो विद्यार्थी, मैंने तो केवल 4 बना के दिखाए, लेकिन नर के टेस्टिस के अंदर वृषण पिंडक की संख्या 250 होती है। कितनी होती है विद्यार्थी? 250। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते विद्यार्थी, बिल्कुल कंपलसरी। ठीक है, कि वृषण पिंडक यानी कि जो नर का टेस्टिस है उसके अंदर कितने पिंडक पाए जाते हैं? तो 250 पिंडक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पिंडक हैं, प्रत्येक पिंडक में वृषण नलिका पाई जाती है, शुक्र नलिका। इस प्रकार की शुक्र नलिका पाई जाती है प्रत्येक पिंडक के अंदर। ठीक है, प्रत्येक पिंडक में शुक्र नलिका की संख्या कितनी पाई जाती है विद्यार्थी? यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 से 3 शुक्र नलिकाएं। ठीक है, 1 से 3 शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये जो शुक्र नलिका है पिंडक के अंदर, ठीक है, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। मान लिया हम एक नली को काट करके देखें, मान लीजिए कोई नली है, यदि हम इसे बीच में से काटें तो जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो राउंड दिखाई देगा, हमें इस प्रकार का गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक बार राउंड में दिखाएंगे और एक हम क्रॉस में दिखाएंगे। तो ये शुक्र नलिका है, इनके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं? 2 प्रकार की कोशिका। ये जो हमारी राउंड वाली यानी कि गोल वाली कोशिकाएं, इन्हें हम कहते हैं शुक्र जन कोशिका। शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। और जो क्रॉस वाली, जो क्रॉस से हमने प्रदर्शित करी है, इन्हें हम कहते हैं सर्टोली कोशिका।
ठीक है विद्यार्थी। तो जो शुक्र नलिकाएं हैं इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका शुक्रजन कोशिका, और शुक्रजन कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कोशिका है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक, अब हमें ये पता होना चाहिए कि शुक्र नलिका के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है कोशिका, इनका क्या कार्य है। तो स्पर्मेटोगोनिया का जो कार्य है वो है शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका? शुक्राणु, यानी कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक का निर्माण करना। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्टिस के अंदर किस प्रकार की कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, तो वह है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि शुक्रजन कोशिका। ठीक है, अब ये सर्टोली सेल्स है, तो सर्टोली सेल्स का जो कार्य है वो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराना। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराने, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया ने युग्मक बनाए थे उन युग्मक को भोजन यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन देने का जो काम करती हैं वो सर्टोली सेल्स करती हैं। ठीक है विद्यार्थी, यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। ठीक, अब जो हमारा पिंडक है, पिंडक में जो हमारी 1 से 3 शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं, शुक्र नलिका, इनके बीच में कुछ गैप बचता है। इस प्रकार से गैप बचा है, तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स होती है लगी हुई, कुछ कोशिका होती है, और उन कोशिका को हम बोलते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। ठीक है, जो वृषण पिंडक है, वृषण पिंडक के अंदर जो कोशिका वो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो विद्यार्थी, जो अंतराली कोशिका जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। तो लीडिंग सेल्स का जो कार्य होता है वो होता है नर हार्मोन्स का स्राव करना। क्या होता है? नर हार्मोन्स का स्राव करना। नर हार्मोन्स का स्राव करना। स्राव में जानते होंगे आप, निकालना, यानी कि नर हार्मोन्स निकालती है। और नर हार्मोन्स कितने होते हैं? और 2 होते हैं। पहला जो हार्मोन्स होता है इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। और दूसरा होता है एंड्रोजन। ठीक है विद्यार्थी, 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। नर हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हार्मोन है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और दूसरा है वो है एंड्रोजन हार्मोन्स। अब इनमें से भी मुख्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट, सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि नर में पाए जाने वाला हार्मोन्स का नाम बताइए। ठीक है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और शेष हार्मोन्स होते हैं उन्हें एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक विद्यार्थी, यहाँ तक आपने वृषण के बारे में पढ़ लिया है। और अब बात करते हैं हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग के बारे में। विद्यार्थी, जो हमारे सहायक लैंगिक अंग थे, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले बताया था, वो बताया था हमने आपको शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और शीशन। ठीक है, इनका अगर हमें क्रम याद है तो क्रम याद होने से ही हम इनके बारे में बता सकते हैं। यानी कि सहायक नलिका या सहायक अंग का काम होता है जो वृषण पिंडक के अंदर शुक्राणु जो बने हैं, शुक्राणुओं का जो फॉर्मेशन हुआ है, उन्हें शरीर से बाहर ले जाना। ठीक है, उन्हें शरीर से बाहर ले जाने का जो काम होता है वो होता है सहायक नलिका या सहायक अंग का। देखेंगे ये क्या है? वृषण पिंडक है। क्या है? वृषण पिंडक। वृषण पिंडक के अंदर शुक्र नलिकाएं होती हैं, और शुक्र नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। तो शुक्राणु का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होने के बाद शुक्राणु वृषण पिंडक से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले जो बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले निकलने से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पहुंचते हैं शुक्रवाहिका के अंदर। कहाँ पहुंचते हैं? शुक्रवाहिका। ये जो नली है इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का अंतिम सिरा है वो अधिवृषण में खुलता है, और अधिवृषण जो है वो एक प्रकार की बहुत कुंडलित नलिका होती है। या हमने कुंडलित मीन्स होती है हेलिक्स, मोड़ खाई हुई नलिका। तो हेलिक्स अधिवृषण में पहुंचते हैं। अधिवृषण के बाद शुक्रवाहिनी में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिनी के बाद मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं, जिसे बोलते हैं मूत्रजन नलिका। ठीक है, और मूत्रजन नलिका के माध्यम से
सीधे शीशन और शीशन के द्वारा यह शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो ये हमारा हो गया सहायक लैंगिक अंग के बारे में। यानी कि सहायक लैंगिक क्या करते हैं, जो स्पर्म का निर्माण होता है उनको शरीर से बाहर निकालना सहायक लैंगिक अंग का कार्य होता है। उसके बाद हमने बताया कि सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, तो उनका भी हम कार्य बताते हैं। विद्यार्थी जो हमारी सहायक जनन ग्रंथि है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड जो होती हैं, वो हमने आपको 3 प्रकार की बताई थी। पहली होती है शुक्राशय होती है, सेमिनल वेसिकल्स। जो शुक्राशय ग्रंथि है यह एक थैलीनुमा ग्रंथि होती है जो एक तरल पीला क्षारीय पदार्थ अपने अंदर से निकालती है। और ये पीला क्षारीय पदार्थ जो होता है ये सीमन यानी कि वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। किसका? वीर्य का, सीमन बोलते हैं, सीमन का 60 से 70% भाग बनाता है। ठीक है, जो सीमन होता है, हम सीमन की अगर हम बात करें तो जो वीर्य होता है वह एक तरल यानी कि शुक्राणुओं को टेस्टिस से बाहर निकालने का तरल माध्यम होता है। यानी कि सीमन के अंदर शुक्राणु होते हैं। ठीक है, एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.3 से 7.5। विद्यार्थी नीट जैसी परीक्षाओं में या बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि सीमन का पीएच मान कितना होता है, वीर्य का पीएच मान, तो वीर्य का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। ठीक है, 7.3 से 7.5। वीर्य के अंदर जो मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया में जो वीर्य निकलता है, सीमन निकलता है, एक बार की मैथुन क्रिया में जो सीमन निकलता है वो निकलता है 2.5 से 4.0। एक बार मैथुन क्रिया करते समय जो वीर्य निकलता है, जो सीमन निकलता है वो 2.5 से 4.0। यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट में या बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एक बार मैथुन क्रिया में कितना वीर्य बाहर आता है, तो 2.5 से 4.0। ठीक है, जो 2.5 है इस मात्रा में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक बार मैथुन क्रिया में कितने शुक्राणु बॉडी से बाहर आते हैं इस मात्रा के अंदर, तो इस मात्रा में 40 करोड़, एक बार में 40 करोड़ स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं विद्यार्थी। इसे कहते हैं सीमन। और इस सीमन का 60 से 70% जो भाग बनाती है वो हमारा शुक्राशय बनाती है। ठीक, अगली ग्रंथि हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक प्रकार की तरल पदार्थ निकालती है जो दूधिया क्षारीय पदार्थ होता है, यानी कि दूधिया कलर का क्षारीय पदार्थ होता है, जो मूत्र मार्ग यानी कि जो हमारा यूरिन ट्यूब होती है उसमें जो अम्लता उत्पन्न हो जाती है उस अम्लता को नष्ट करने का काम जो करती है वो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ जो तरल पदार्थ होता है वो करता है। ठीक, अगली ग्रंथि हमारी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो जो हमारी काउपर ग्लैंड है विद्यार्थी, काउपर ग्लैंड से भी एक तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? तरल पदार्थ जो मैथुन क्रिया को सरल एवं स्नेहक बनाने का कार्य करता है, जो मैथुन क्रिया को सरल एवं स्नेहक बनाने का कार्य करता है, तथा मूत्र मार्ग यूरिन ट्यूब में जो मूत्र मार्ग होता है उसकी अम्लता को भी दूर करने का कार्य करता है, तथा इस माध्यम से जो नर के शुक्राणु मादा के शरीर में बल्बो यूरिथ्रल जो हमारी ग्लैंड है इससे निकला हुआ तरल पदार्थ शुक्राणु को सीधे आसानी से फीमेल की बॉडी में प्रवेश कराता है। विद्यार्थी, मुझे आशा उम्मीद है कि आपको नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी को समस्या है तो मुझसे सीधे कॉल से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।